हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जो है हम लोग मोशन यानी कि गति चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, सीखने समझने वाले हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है, हल्का ध्यान से देखेंगे। पूछा जा रहा है कि पिंड का त्वरण शून्य होगा। पिंड का त्वरण क्या होगा? शून्य होगा, यानी कि कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, यानी कि एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, यदि पिंड का चाल समय ग्राफ हो। ठीक, आपको बोला जा रहा है कि पिंड का अगर त्वरण 0 रखा जाएगा तो पिंड का चाल समय ग्राफ कैसा होगा, ये बताना है। चाल समय ग्राफ कैसा होगा, तो उस स्थिति में त्वरण 0 होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये है आपका ये ग्राफ है। ठीक, ये मान लीजिए कि ये जो एक्सिस है जनरली वाई एक्सिस कहलाता है, लेकिन इस एक्सिस को यानी कि अक्ष को हम बोल रहे हैं ये चाल का अक्ष है। क्या है? चाल। इधर की ओर क्या है? चाल बढ़ेगी, और इधर जो है मान लीजिएगा कि समय का है। किसका है? समय का है। तो ये चाल समय ग्राफ कहलाता है। तो चाल समय ग्राफ कैसा होगा, तब त्वरण का मान ए होगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। समय जो है, चाल समय ग्राफ जो है वो समय अक्ष के समांतर जो है रेखा हो, तब जाकर के ऐसा संभव है। यानी कि चाल समय ग्राफ जो है वो समय अक्ष के समांतर होना चाहिए। आपका ग्राफ अगर कुछ ऐसा होगा, ठीक, ये जो ग्राफ है अगर ऐसा ग्राफ आपका बनेगा तब जाकर के त्वरण शून्य होगा। देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो समय अक्ष के क्या है? समांतर आपको लग रहा होगा। अगर समय अक्ष के समांतर चाल समय ग्राफ होगा तब उस स्थिति में त्वरण का मान ए होगा। त्वरण कब होती है? जब समय के साथ वेग में अंतर होता है। क्या होता है? वेग में अंतर होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, वेग में कोई अंतर ही नहीं है। अगर देखा जाए इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर मान लीजिए कि टाइम है अगर 5 सेकेंड, तो यहाँ पर आपको वेग क्या दिख रहा है, चाल क्या दिख रहा है, उतना ही। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो टाइम हो गया मान लीजिए कि 10 सेकेंड, लेकिन चाल वही का वही है, चाल वही का वही है, यानी कि चाल नहीं बढ़ रहा है न ही घट रहा है। अगर आप समय को कर देते हैं 30 सेकंड, यानी कि मान लीजिए कि 30 सेकंड के बाद अगर फिर देखते हैं कि आपका जो चाल है वो कितना है, तो वहाँ का वहाँ ही चाल है। यानी समय तो बदल रहा है लेकिन चाल सेम टू सेम है। चाल न तो बढ़ रहा है न ही घट रहा है। तो समय के बदलने के साथ साथ अगर चाल घट या बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि त्वरण 0 होगा। त्वरण क्या होगा? 0 होगा। तो सीधा सीधा याद रखिएगा कि चाल समय ग्राफ अगर समय अक्ष के समांतर रेखा होगा तो उस स्थिति में जो आपका त्वरण है वो शून्य होगा, यानी कि एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा? वो 0 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में जो है आ चुका है। ये दो सॉरी, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। चाल समय ग्राफ का जो ढलान होता है, यानी कि जो ढाल होता है ना, स्लोप जो होता है चाल समय ग्राफ का, उससे क्या ज्ञात किया जाता है? तो याद रखेंगे, उसे त्वरण ज्ञात किया जाता है। उसे क्या ज्ञात किया जाता है? त्वरण। जैसा कि आप सभी पहला क्वेश्चन में देख ही रहे हैं कि चाल समय ग्राफ में कोई भी ढलान नहीं है। अगर हल्का नीचे की ओर होता या हल्का ऊपर की ओर होता तो हम कहते कि इसमें स्लोप है, लेकिन इस वाले ग्राफ में कोई ढलान नहीं है। ये तो सीधा समय अक्ष के समांतर है, तो कोई ढलान नहीं है, इसीलिए जो त्वरण का वैल्यू है वो क्या है? 0 है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि चाल समय ग्राफ के ढलान से क्या ज्ञात करते हैं, तो याद रखेंगे पिंड का त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ज्ञात करते हैं चाल समय ग्राफ से के ढलान से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ये तो कोई कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। अब आइए, अब सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाले हैं, तो समझने सीखने की कोशिश कीजिए। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि 2 वस्तुएं
H1 व H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती है। मान लीजिए कि दो वस्तु है, जिसको किसी को मान लीजिए कि 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है और किसी को 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है, यानी कि दो अलग अलग दूरी से दो वस्तु को जो है एक साथ छोड़ी जाती है, यानी कि एक ही टाइम पर जो है छोड़ा जाता है। ठीक, अब समझिए आगे क्या पूछा गया। उसके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समय के अनुपात होगा, समय में अनुपात होगा, यानी कि जो दोनों वस्तु गिरेगी तो समय में क्या अनुपात होगा। हम इसको फिगर के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये ज़मीन है, ये क्या है, ज़मीन है, और ये है मान लीजिए कि 5 मंजिल वाला भवन, और ये है आपका एक कोई उससे कम ऊंचाई वाला भवन है। तो समझिए कि क्या होने वाला है। ये है H1 ऊंचाई का भवन और ये है H2 ऊंचाई का भवन। आप क्या करते हैं, या कोई व्यक्ति H1 ऊंचाई पे खड़ा है, कोई व्यक्ति H2 ऊंचाई पे खड़ा है, और दोनों के दोनों व्यक्ति, यहाँ पर बोला ही गया कि दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाती हैं। मान लीजिए कि H1 ऊंचाई पे जो व्यक्ति खड़ा है और जो व्यक्ति H2 ऊंचाई पे खड़ा है, दोनों के हाथ में सेम वस्तु है और वो सेम टाइम पर दोनों को छोड़ देता है, नीचे गिरने के लिए छोड़ता है। ठीक, तो ये दोनों क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो जो वस्तु ऊपर से ये H1 ऊंचाई से छोड़ा गया है उसमें वो कुछ अलग टाइम लेगा, और जो वस्तु H2 ऊंचाई से छोड़ा गया है वो कुछ और टाइम लेगा पृथ्वी यानी कि ज़मीन तक पहुंचने में। तो आपको यही पूछा जा रहा है कि उसके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समय में अनुपात होगा, पृथ्वी तक पहुंचने में जो लिया गया समय होगा वो उसका अनुपात क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि H1 ऊंचाई से गिरने वाले वस्तु क्या करता है, T1 टाइम लेता है, और H2 ऊंचाई से गिरने वाला वस्तु T2 टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, T2 टाइम लेता है। अब आप एक समीकरण पढ़े हैं, क्या समीकरण आप पढ़े हैं, याद है? देखिए, आप लोगों ने एक समीकरण पढ़ा है कि H बराबर UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, H बराबर UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये दो समीकरण हम लोग पढ़े हैं। अब क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि U का जो वैल्यू है वो 0 है। U का वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि जब वस्तु को छोड़ा गया उस टाइम पर वस्तु रुका हुआ था। U मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग। U मतलब प्रारंभिक वेग, यानी कि शुरू में वस्तु तो रुका हुआ था, जब छोड़ेंगे आप तब गति में आएगा। जब आप क्या करेंगे, वस्तु को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, गति में आएगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि U यानी कि प्रारंभिक वेग, शुरुआत का वेग 0 है। क्यों? क्योंकि जब आप हाथ में पकड़े हुए थे तो वस्तु रुका हुआ था, चल नहीं रहा था, उसमें गति नहीं था, तो प्रारंभिक वेग 0 है। अब बताइए कि अगर U का वैल्यू हम 0 कर देते हैं, U का वैल्यू अगर 0 कर देंगे इस वाले समीकरण में, यहाँ पर हम अगर U का वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या होगा, तो होगा भाई साहब, इधर तो H है वो H ही रहेगा, दाहिने में ये जो U है ये हो गया 0। अब इस ये U 0 है, इस T को 0 से गुना करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, 1/2 GT स्क्वायर बनेगा, बचेगा 1/2 और GT स्क्वायर। ठीक, 1/2 GT स्क्वायर बचा। अब एक बात आप लोग जानते होंगे कि 1/2 जो है यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, यानी कि नियतांक है, और साथ ही साथ G के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि G भी एक नियतांक ही है। G क्या है, एक नियतांक है, यानी कि एक कांस्टेंट है, और G का वैल्यू तो आप सभी जानते भी हैं, 9.8 होता है, 9.8 होता है कि नहीं होता है। तो 1/2 जो है वो भी कांस्टेंट और G भी कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि H जो है वो डिपेंड करेगा केवल और केवल T पर। H किस पर डिपेंड करेगा, T पर डिपेंड करेगा। हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, इस बातों को लिख देते हैं। चूँकि G एवं 1/2 कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है, नियतांक है।
नियतांक हैं, इसीलिए भाई साहब होगा क्या कि जो h है वो t पर निर्भर करेगा। तो हम लिखेंगे अतः जो आपका h है वो t पर निर्भर करेगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, h जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर के। ये सीधा समझ लो आप लोग, ये टी स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस पर निर्भर करेगा नहीं जी पर और 1/2 पर। तो आप देख पा रहे हैं कि h बराबर टी स्क्वायर हो रहा है। अब आप क्या करेंगे वो समझिए। यहाँ पर एक काम करते हैं, 1-2 स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ये बराबर का चिन्ह लीजिए, h डिपेंड करेगा t के ऊपर, यानी कि h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर दिख रहा है किसके, t के। अब आप क्या करेंगे कि प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है वो हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या करते हैं, जो ये प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह, उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा भाई साहब टी स्क्वायर, क्या मिलेगा, टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा h, टी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। और अगर आप क्या करते हैं, t के ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं तो दाहिने में हो जाएगा √h, दाहिने में क्या हो जाएगा, √h। यानी कि अगर किसी दो वस्तु को h1 और h2 ऊंचाई से गिराते हैं तो उसका जो समय है वो √h के अकॉर्डिंग होगा। समय किस पर निर्भर करेगा, √h के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो t है वो h पर डिपेंड कर रहा है। t किस पर डिपेंड कर रहा है, h के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें पता चलेगा कि दो वस्तु को h1 h2 ऊंचाई से गिराया जा रहा है। तो h1 ऊंचाई से गिरने वाला वस्तु t1 टाइम लेता है और h2 ऊंचाई से गिरने वाला वस्तु t2 टाइम लेता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि t1 अनुपात t2 जो होगा वो क्या होगा, h1 √h1 अनुपात h2 होगा। h1 अनुपात क्या होगा, h2 होगा। तो सीधा समझिए कि t √h पर निर्भर करेगा। तो दोनों वस्तु के द्वारा लिया गया समय जो है, तो समय का जो अनुपात है वो √h1/h2 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √h1/h2, h1/h2 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं यहाँ पर बहुत ही डिटेल में समझा के पढ़ा रहा हूँ, तो आपको हल्का लग रहा होगा कि इसमें टाइम हल्का जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना। अगर आप खुद इसको बनाएंगे, मुझे अगर खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो मैं तो पढ़ के रखा हूँ, रिवीजन करके रखा हूँ, प्रत्येक साल 3 बार 4 बार पढ़ ही लेते हैं। तो मुझे बहुत से बहुत लगेगा तो 30 से 25 सेकंड लगेगा, लेकिन आप पहली बार सीख रहे हैं, अगर 30 से 25 सेकंड में आपको हम पढ़ा देंगे तो पता चलेगा कि दिमाग ऊपर से निकल गया, कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। तो इसीलिए हल्का टाइम दे के आपको हम समझा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जनरली आप याद रखेंगे। पूछा गया कि जब वस्तु समान समय अंतराल में समय दूरी तय करती है, समय दूरी नहीं होगा, ये समान दूरी होगा। क्या होगा, समान दूरी, क्या होगा, समान दूरियां तय करती हैं। जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती हैं तो उसकी गति होती है। उसकी गति कैसी होगी ये आपको क्या करना है, बताना है। तो समान समय अंतराल में कोई वस्तु समान दूरी तय कर रहा है, तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि उसका जो तो उसकी जो गति होगी वो कैसा होगी, तो एक समान गति होगी। क्या होगी, एक समान गति होगी। जब समान समय अंतराल में समान दूरी आप तय करते हैं तो आपका गति एक समान गति कहलाता है, एक समान गति कहलाता है। यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन 5 नंबर को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही थी। कोई कार है जो शुरुआत के समय में एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, उस पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण 12 सेकंड तक लगा। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो त्वरण है यानी कि एक्सेलरेशन है वो कितने सेकंड तक काम किया भाई साहब, 12 सेकंड तक लगा।
जिसके कारण 12वें सेकंड में कार ने 190 मीटर की दूरी तय की। अब 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण उस पर 12 सेकंड तक लगाया रखा गया। कितना सेकंड तक? 12 सेकंड तक। अब आप जिसके कारण हुआ क्या कि उसने 12 सेकंड में 190 मीटर की दूरी तय कर ली। कार का प्रारंभिक वेग, ठीक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में क्या होगा ये आपको बताना है। यानी कि कार का प्रारंभिक वेग का सीधा सीधा मतलब है कि आपको u का वैल्यू क्या करना है, बताना है। प्रारंभिक वेग को u से और फाइनल वेग को v से डिनोट करते हैं, ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो इसको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो 12वें सेकंड यानी कि आपको बताए थे हम st क्या, तो st क्या, तो s12 यानी कि 12वें सेकंड में जो चली गई दूरी है वो 190 मीटर है। तो यहाँ पर s12 का वैल्यू 190 मीटर आपको क्वेश्चन में दे रखा है। साथ ही साथ एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का भी वैल्यू दे रखा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। और बात करें टाइम का तो टाइम भी दे रखा है 192 मीटर दूरी तय करने के लिए इन्होंने 12 सेकंड का टाइम लिया है। तो टाइम भी दे रखा 12 सेकंड आपको टाइम भी दे रखा है। इस कंडीशन में आपको कार का प्रारंभिक वेग निकालने के लिए बोला जा रहा है। कार का प्रारंभिक वेग डेट मीन्स u का वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो आप लोग एक समीकरण पढ़े हैं। क्या समीकरण पढ़े हैं? अगर आपने कंसेप्ट क्लास देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि समीकरण आपने क्या पढ़ा है। समीकरण पढ़ा है st बराबर u प्लस 1/2 a इंटू 2t माइनस 1। ये डायरेक्ट समीकरण हम लोग क्या करे हैं, पढ़े हैं। तो इसी समीकरण के हेल्प से हम u निकाल पाएंगे। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। st का वैल्यू सर आपके पास है, हाँ है, 190 है, देख सकते हैं। st यानी कि s12 का वैल्यू 190 है ना, तो st का वैल्यू हम 190 यहाँ पर लिख देंगे बराबर u। तो u का तो वैल्यू हमें निकालना ही है, u तो है नहीं मेरे पास, प्लस 1/2। तो 1/2 तो हम लिख सकते हैं। a का भी वैल्यू सॉरी क्वेश्चन में दिया गया एक a डेट मीन्स एक्सेलरेशन त्वरण का वैल्यू कितना है, 1 दिया गया है। और अगर आप आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो 2t है, बिल्कुल ठीक है, इसको कोष्ट में लिखेंगे 2 आगुने t। तो t का वैल्यू देख सकते हैं क्वेश्चन में 12 दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 और -1, माइनस क्या है सर? 1 है। तो ये 1 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे सर? तो अब इसे सॉल्व कीजिए। आपको u केवल दिख रहा है यहाँ पर, तो इस u का वैल्यू आप आराम से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो आप सीधा सीधा बताइए कि 190 तो अभी हम बाएं में रखेंगे ही रखेंगे, दाहिने में आपके पास u है तो आप u को रखिए, ठीक। लेकिन ये प्लस है ना, ये प्लस लिख लीजिए। 1/2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क जो है यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। तो फिर होगा क्या? सो देखिए यहाँ पर 1/2 हम लिख लेते हैं। एंड कोष्ट के अंदर देखिए कि क्या उथल पुथल मच रहा है। तो 12 दूना 24, 12 दूना क्या सर जी? 24। तो हम यहाँ लिख लेंगे 24 -1 करना है। एक एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ ताकि आपको कभी भी अगर ये क्लास देखिए तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब बताइए 24 में से 1 घटाएंगे तो 23 होगा। ये जो 24 है इसमें से 1 घटाएंगे तो 23 होगा। 23 को 1 से गुना करेंगे तो 23/2 होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे यस सर, ये तो 23/2 बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे सर? तो अब आपको क्या करना है, u को रखना है बाएं। u आप यहाँ रखे हुए हैं, उस साइड ऑलरेडी पहले से 190 है, तो ये 190 तो लिखेंगे ही लिखेंगे और बट्टा में 1 लगा लेंगे। और 23/2 को दाहिने भेजिए, इस साइड से उस साइड भेजिएगा 23/2 को, तो ये हो जाएगा -23/2। माइनस क्या होगा सर? 23/2 होगा, -23/2 होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो u बराबर क्या होगा? बट्टा का घटाव 1 और 2 का एलसीएम होगा सर 2। 1 से 2 में भाग देंगे तो 2,
और 2 को 190 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38 यानी कि सर 380 होगा। और माइनस 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 को 23 से गुना करेंगे तो 23। अब अगले स्टेप में देख लीजिए आपको आंसर मिल गया। क्या मिला आंसर? 280 में से 23 घटाएंगे तो 257। क्या मिलेगा? सॉरी 357 है, 380 है ना, तो 357 बचेगा। 357 और माइनस क्या होगा सर? सॉरी माइनस तो हम कर दिए हैं। 1 मिनट हटाओ इसको। देखिए 380 में से घटा लीजिए आप 23। क्या करेंगे सर? तो 380 में से 23 घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी फंडा है कि 380 में से आप 23 घटाएंगे तो 357 बचेगा। 357 को आप 2 से भाग दे दीजिए। 357 को 2 से भाग दीजिए तो u बराबर कितना होगा? 3 से 2 को भाग देंगे तो कितना होगा सर? 3 का 3, 3 में से 2 गया, 2 का 2, 3 में से 2 गया तो 1 पर 5 आया 15 और सॉरी 2 का 2 तो लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है, हाँ 15 और 15 में 2 से भाग देना है तो हम लगा सकते हैं 7 दूना 14, 7 दूना 14 लगा सकते हैं। तो 7 दूना 14, 15 में से 14 गया 1 पर आया 7 तो हो गया 17, फिर 2 8 16 लगा सकते हैं 16 और 1 बचा, 1 में दशमलव लेकर के उस पर 0 डालेंगे तो वो हो जाएगा सर 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, तो 178.5 मीटर प्रति सेकंड आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है। 178.5 आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल दिया गया, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। सिंपल है, अगर ध्यान से सीखिएगा तो सभी के सभी आप आराम से सीख पाइएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, वो समझने की कोशिश कीजिए। पूछ रहा है कि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है यानी कि इसका जो प्रारंभिक वेग था वो 0 था। शुरुआत का जो इनिशियल जो वेलोसिटी है जिसको u बोलते हैं वो क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। आगे बोला कि यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी आपको क्या करना है? निकालना है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ दिया क्या है उसको देखिए। अगर बात करें तो यहाँ पर तो सबसे पहले ही बोल दिया कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था। शुरू का जो वेग था उसका क्या था? 0 था। टाइम का अगर बात करें तो टाइम आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में 10 सेकेंड। कितना सेकेंड? 10 सेकेंड। तो टाइम आपको मिल गया 10 सेकेंड। ठीक, इसके बाद आप एक चीज़ देखेंगे तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का भी वैल्यू दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप लिख लीजिए कि भाई साहब मुझे एक्सेलरेशन भी दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है? 10वें सेकंड में कितना दूरी चला ये निकालना है, यानी कि ST आपको निकालना है। ST बोले तो सीधा सीधा S10, क्योंकि 10वें सेकंड में पूछ रहा है तो S10 क्या होगा ये निकालना है। तो भाई ST का तो डायरेक्ट फार्मूला है, ST फाइंड करने का तो डायरेक्ट फार्मूला है। आप समीकरण जानते हैं, आप लोगों ने समीकरण पढ़ा है। ST बराबर, सॉरी T ही बड़ा लिख दिया हम, 1 मिनट, क्या लिखे हैं? क्या जानते हैं? ST बराबर जानते हैं, ST बराबर फार्मूला आप सभी जानते हैं U प्लस 1/2A इंटू, आप सभी को पता होगा 2T और माइनस क्या है? तो 2T माइनस आप सभी जानते हैं कि ये होता है, सॉरी 1 मिनट 1 सेकंड, हाँ 2T और माइनस 1, 2T माइनस 1 होता है। तो अब इसी फार्मूला के हेल्प से आपको क्या कर लेना है? तो सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना। तो आइए हम लोग अब आराम से बनाएंगे, कोई धरफड़ी वाली बातें जो है नहीं होगी। इस फार्मूला में आपके पास जो भी वैल्यू है वो रखते जाइए, आंसर मिल जाएगा। भाई आपको निकालना है ST, यानी कि S10 आपको निकालना है। T का वैल्यू कितना? 10। U का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में 0 दे रखा है, तो 0 ले लेंगे। प्लस 1/2 है तो 1/2 रखेंगे।
और इनटू में ए है। भाई बताओ कि ए का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे रखा, तो ए का वैल्यू सर 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 लिख लीजिए। फिर 2 इंटू टी, तो टी का वैल्यू 10 सेकंड है, देख लो क्वेश्चन में। फिर -1 ये आपको करना है, तो सॉल्व कीजिए। देखिए हम यहाँ पर से आगे ही बढ़ा देते हैं, जीरो को जोड़िए घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा एक चीज़, क्या पता चलेगा कि 2 से 10 को भाग देंगे तो सर जी ये तो 5 हो जाएगा, बिल्कुल 5 होगा। अब ये बचा आपके पास 5, क्या बचा 5। कोष्ठ के अंदर एक बार झांकिए तो पता चलेगा 10 दूना 20, 10 दूना 20 -1। अब आप एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, ये 10 20 में से गया तो हो जाएगा 19, 19 को 5 से गुना कर लीजिए तो 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 मीटर, इतना मीटर आपका फाइनल आंसर ही हो जाएगा। तो देख लो 95 मीटर है कहीं पे क्या, हाँ सर ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरीक़ा से हम लोग बढ़ते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कि एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, ब्रेक लगाने पर जो है रेलगाड़ी जो है 121 मीटर चलकर रुक जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि रेलगाड़ी चल रही है तो ब्रेक लगाएंगे जहाँ पे, वहीं पे तो नहीं रुक जाएगा। जब ब्रेक लगाया गया तो वो 121 मीटर चलने के बाद रुकती है, 121 मीटर चलने के बाद रुकती है। तो इस कंडीशन में आपको विरामावस्था में आने में लगा समय, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद कितना समय चलने के बाद वो रुकी, ये आपको क्या करना बताना है। विरामावस्था में आने में लगा समय यानी कि वो विराम में आने में कितना समय लेती है ब्रेक लगाने के बाद, यही टाइम आपको क्या करना है, निकालना है। जब आप भाई साहब इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो जो भी चीज़ें गिवन हैं उसको पहले लिख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो दिया गया चीज़ है ना वो क्या क्या दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो रेलगाड़ी इतना वेग से चल रही है, यानी कि जो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 11 मीटर प्रति सेकंड है। वैसे प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हल्का मिसप्रिंटिंग है, सॉरी मीटर प्रति सेकंड ही होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि u का वैल्यू क्या होगा, तो u का वैल्यू है सर यहाँ पर 11, कितना है 11, क्योंकि क्वेश्चन का शुरुआत ही हुआ है गाड़ी के चलते रहने से। तो रेलगाड़ी चल रही थी 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u जो है वो 11 मीटर प्रति सेकंड है। 11 क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। दूसरा चीज़ अगर हम देखने की कोशिश करें v का वैल्यू यानी कि फाइनल वेलोसिटी, तो रुकने की बात करी जा रही है, रेलगाड़ी फाइनली जाके रुक जाएगी तो जो v का वैल्यू है तो 0 हो जाएगा ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एंड दूरी कितना तय करती है, वो ब्रेक लगाने के बाद कितना दूरी तय करती है, तो वो 121 मीटर दूरी तय करती है, यानी कि s का जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है आपको 121 मीटर, 121 मीटर आपको दूरी दिया गया है। इस कंडीशन पर आपको समय कितना लगेगा ये बताना है, यानी कि टाइम का वैल्यू बताना है कि टाइम वो रुकने में कितना जो है लेगी। तो आइए शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि क्या कैसे बनेगा। आप लोग एक समीकरण पढ़े हैं, v² बराबर u² प्लस 2as प्लस 2as, बिल्कुल ठीक सर, ये तो पढ़े हैं, बिल्कुल सही है। इसी समीकरण के हेल्प से हम पहले आगे बढ़ेंगे। तो देखिए v का वैल्यू तो सर 0 है, तो हम यहाँ पर 0 डाल देंगे, बराबर u देखिए, तो u का वैल्यू कितना सर 11, क्वेश्चन में देखिए u का वैल्यू दिया है 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 2as 2a का वैल्यू क्या सर, a का वैल्यू सर हमें जो है पता ही नहीं है, दिया नहीं क्वेश्चन में, तो a का वैल्यू नहीं दिया है तो हम a लिख लेंगे। और s का तो वैल्यू है सर क्वेश्चन में, s का वैल्यू आपको दिया है 121 मीटर, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 121। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 है, 0 रहने दीजिए। 11 का स्क्वायर 121 होगा, प्लस 121 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 242 हो जाएगा। 242 a को इससे गुना करेंगे तो 242 a हो जाएगा। अब आप यहाँ से पहले a निकालने की कोशिश कीजिए, तो अगर हम a निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा सर,
ए जब आप निकालने के लिए जाइएगा तो देखिए ये 121 अभी दाहिने भेजना चाहेंगे तो ये -121 हो जाएगा, ठीक। और 242 ए के साथ गुना के रूप में है तो उस साइड भेजेंगे तो ये 242 जो है बट्टा के रूप में जाएगा। 242 किसके रूप में जाएगा? तो सर बट्टा के रूप में जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि 121 दूना होता है 242, 121 एक 21, 21 दूना 200 क्या होगा सर? 42 होगा। तो आपको फाइनली यहाँ पे ए का वैल्यू मिल गया। ए का वैल्यू क्या मिला सर? -1/2, -1/2 आपको वैल्यू मिला ए का, यानी कि एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया। क्यों हम एक्सेलरेशन पहले निकाले हैं? क्योंकि बिना एक्सेलरेशन का हम जो है टाइम निकाल ही नहीं पाते। तो देखिए अब क्या करेंगे सर? तो अब आप दूसरे इक्वेशन का सहारा लेकर के टाइम निकालेंगे। एक इक्वेशन आपने पढ़ा v बराबर u प्लस ए टी, पढ़ा है कि नहीं? v बराबर u प्लस ए टी आपने पढ़ा है, बिल्कुल सर, ये तो पढ़े हैं। तो चलिए अब आगे काम आराम से बन जाएगा। v बराबर u प्लस ए टी जो आप पढ़े हैं, इसमें बताइए कि v का वैल्यू कितना आपके पास? तो सर v का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा 0, तो 0 रख देंगे बराबर u का वैल्यू 11 है क्वेश्चन में, देख लीजिए आप लोग। फिर a का जो वैल्यू है वो अभी जस्ट निकाले हैं -1/2। a का वैल्यू क्या निकाले हैं? -1/2 निकाले हैं। एंड इसे गुना करना है हमें टाइम से। अब टाइम तो मुझे पता नहीं, टाइम ही तो हमें निकालना है। तो चलो भाई इसको करते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए जब जाएंगे तो क्या होगा समझिए। यहाँ पर हम अगर टाइम को उसी साइड रखते हैं, मान लो टाइम को अगर निकालने की कोशिश करते हैं, ये 11 जो भाई साहब 11 है वो उस साइड जाएगा तो -11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? -11 हो जाएगा। और फिर -1/2 गुना के रूप में है तो बट्टा के नीचे जाएगा, गुना के रूप में है तो क्या होगा? बट्टा के नीचे जाएगा, -1/2 क्या होगा? 2 होगा। अब इसको अब आप आगे सॉल्व कीजिए तो t बराबर सर क्या हो गया? ये -11 जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है, इस -11 को -11/1 लिख दीजिए। मेन बट्टा भाग होता है, भाग को गुना में बदलेंगे तो 2 जाएगा ऊपर और -1 आएगा नीचे। -1 कहाँ आएगा सर? नीचे आएगा। तो माइनस से ये वाला माइनस कट कैंसिल हो जाएगा, मान लो आप अपने हिसाब से। तो t बराबर क्या मिला? 11 दूना सर 22, 11 गुने 2, यानी कि आपको t का वैल्यू मिल गया 22। कितना मिला सर? 22 जो है सेकंड होगा, जनरली क्या होगा? सेकंड आपका आंसर होगा। टाइम तो हमेशा सेकंड में ही मेजर करते हैं अगर ऐसा ही यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपके डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। बढ़ो आगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये जनरली आप लॉजिक के बेसिस पे बना सकते हैं। क्या बोला गया कि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर देने पर, कोई वस्तु है उसके वेग को आप क्या कर देंगे? तो 2 गुना कर देंगे। 2 गुना कर देने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी क्या होगी? देखो भाई एकदम प्रैक्टिकली समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ये चल रही थी। मान लीजिए कि इसका वेग था भाई साहब 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या था? 10 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग था। इधर की ओर ये चल रही थी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब आपने क्या किया? इसके वेग को डायरेक्ट डबल कर दिया। इसी वस्तु के वेग को क्या कर दिया आपने? 20 मीटर प्रति सेकंड कर दिया। डायरेक्ट क्या कर दिया? डबल कर दिया। अब यहाँ पर आप ब्रेक लगाते हैं तो जहाँ ब्रेक लगाते हैं वहीं तो नहीं रुकेगा, ये कुछ दूर आगे जा कर के क्या होगा? रुकेगा। तो समझिए अगर पहली स्थिति की बात करें तो यहाँ अगर इसको रुकने में अगर लगता है, मान लीजिए सापेक्ष दूरी होगी, रोकने की सापेक्ष दूरी कितनी होगी ये बताना है। अगर आप यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं तो अगर मान लीजिए कि ये 5 मीटर जाकर के रुकता है। कितना? 5 मीटर जाकर के रुकता है। यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो अगर आप इसके वेग को डबल कर देंगे तो कितना दूर जाके ये रुकेगा, यही आपको बताना। तो याद रखिएगा जब कभी भी वेग आप डबल कर देते हैं तो रोकने के जो सापेक्ष दूरी है ना वो 4 टाइम ज़्यादा होगा, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि यही वस्तु अब जो है 4 पंचे 20 मीटर
ठीक, 20 मीटर जाकर के रुकेगा। कितना मीटर? 20 मीटर जाकर के रुकेगा। यानी कि अगर आपने वेग को डबल किया तो जो इसके रुकने की सापेक्ष जो दूरी है वो 4 गुनी हो जाएगी। ये अगर 2 गुनी तो ये अपने आप क्या होगा, 4 गुनी हो जाएगी। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को समझेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो ध्यान से आप लोग सीखने समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसका कंसेप्ट पूरा पढ़ा है। क्वेश्चन क्या है, एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है, यानी कि भाई साहब एक्सेलरेशन जो है वो समान है। एक समय पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, 5 सेकंड बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो आपको बताना है कि 2 सेकंड पूर्व इसका वेग क्या था, यानी कि 2 सेकंड पहले इस पिंड का क्या वेग था, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ अगर बात करी जाए इसके सॉल्यूशन की तो क्या होगा, देखिए अगर दिया क्या गया है इस पर फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो u का वैल्यू है, यानी कि जो इनिशियल जो वेलोसिटी है इसका जो है एक समय में 10 मीटर प्रति सेकंड था, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड इसका प्रारंभिक वेग है। इसके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो इसका वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वो तो फाइनल वेलोसिटी की बात है। क्या है, फाइनल वेलोसिटी की बात है। 5 सेकंड बाद इसका वेग जो है इतना हो जाता है, 5 सेकंड बाद होता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे, फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे यानी कि v का बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। और साथ ही साथ 5 सेकंड बाद यानी कि टाइम डिफरेंस, कौन सा सर, तो टाइम डिफरेंस जो यहाँ पर आपको दिया गया है 5 सेकंड दिया गया है, और 2 सेकंड पूर्व इसका वेग क्या था ये आपको निकालना है। तो सर अगर टाइम देखा जाए कि कितना टाइम का हमें जो है वेग निकालना है, तो अगर देखा जाए तो ये बताएंगे कि 2 सेकंड पूर्व, 2 सेकंड पूर्व यानी कि इससे 2 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले की बात करी जा रही है। तो जब कभी भी पीछे के टाइम के बारे में बात करेगा तो माइनस लगाएंगे, उसमें हम क्या लगाएंगे सर, माइनस लगाएंगे। तो आपको t का वैल्यू -2 सेकंड लेना है। अब आपको क्या करना है, आप सभी को पता है एक्सेलरेशन का वो वाला फार्मूला, त्वरण का फार्मूला। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, तो त्वरण का फार्मूला होता है डेल v बाई डेल टी, डेल v बाई डेल टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बट्टे चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बट्टे चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी जब कभी भी निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और चेंज इन टाइम का वैल्यू ऑलरेडी 5 सेकंड दे रखा क्वेश्चन में, कितना सेकंड, 5 सेकंड। तो चेंज इन टाइम का जो वैल्यू हम 5 सेकंड रख ही देते हैं। जो वेलोसिटी में चेंज है वो फाइनली 20 था और शुरुआत में 10 था, तो 20 - 10 कर सकते हैं ना साहेब, बट्टे में लगा दीजिए 5। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 10/5 होगा। क्या होगा सर, 10/5। इसको भाग करेंगे तो मिलेगा आपको 2, ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हाँ प्रति सेकंड क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, सभी में से स्क्वायर हटा हुआ है भाई, क्या करें, टाइपिंग मिस्टेक, आप समझ सकते हैं बातों को। तो आपको एक्सेलरेशन मिला 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन आपको क्या बोला गया था कि भाई 2 सेकंड पहले वाला एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। कब वाला एक्सेलरेशन, 2 सेकंड पहले वाला, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, वेग निकाल के दिखाओ। ठीक, तो 2 सेकंड पहले वाला वेग कैसे निकालेंगे, एक समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, समीकरण पढ़े थे v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, आपने ये समीकरण पढ़ रखा है। तो v आपको निकालना ही है। u का वैल्यू क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा 10 दिया गया, देख सकते हैं कि u का वैल्यू 10 है, और प्लस 80। भाई a का जो वैल्यू है वो जस्ट आप निकाले हैं 2, a का वैल्यू 2 निकाले हैं, और t का वैल्यू -2 यहाँ पे कैरी करना, आपको लेके चलना है, -2 लेना है t का वैल्यू। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 - 4 हो जाएगा, तो कितना होगा सर, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि 6 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन में देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा सर, सही होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीका से आप इस
क्वेश्चन को बना सकते हैं। आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं मन लगा करके तो दुनिया में कोई भी भारी भी चीज़ें नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं आगे और 10 नंबर क्वेश्चन को सीखते हैं। क्या पूछ रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। भाई लो, जैसे ही क्वेश्चन में बोल दे कि चलना शुरू हो रही है विरामावस्था से, यानी कि पहले वो रुकी हुई थी, तो सीधा समझ लेना कि भाई भी का जो वैल्यू है, क्या लिखेंगे यहाँ, सॉरी भी नहीं यू, यहाँ जो u का वैल्यू होगा वो 0 होगा, क्योंकि शुरुआत का जो वेग है वो 0 लेंगे हम इस टाइम पर। जब हम बोल ही दिए थे पिछले क्लास में कि अगर विराम से चलना शुरू करेगा तो। अब आगे बढ़िए, उसका त्वरण 5 मीटर होना चाहिए, 5 किलोमीटर का लिखा हुआ है, 5 मीटर होना चाहिए, कमी का लिखा हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये स्क्वायर ऊपर होगा तो नीचे लिखा गया है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन भी मिल गया। एक्सेलरेशन क्या मिला? एक्सेलरेशन मिल गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आगे बढ़िएगा तो आपको बोला जा रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने पर, यानी कि वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है प्राप्त करने पर उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, यही बताना है। चली गई दूरी को s से सूचित करते हैं, तो डैट मीन्स यहाँ पर s का वैल्यू फाइंड करके आपको क्या करना है, बताना है। u a v ये सारे के सारे चीज़ जब कभी भी दिया गया हो और आपको s निकालना हो तो इस कंडीशन पर आप याद रखिएगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज आएगा। तो इसमें आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है, समीकरण पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर r प्लस 2as पढ़ रखे हैं कि नहीं? ये वाला ऐसा नहीं लिखेंगे भाई, हल्का इसको हटाओ, ये 2as लिखेंगे, 2as। अब इसको सॉल्व कीजिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो सर b का वैल्यू क्वेश्चन में 50 दिया है, तो हम कर लेंगे 50 का स्क्वायर बराबर u का वैल्यू 0 है तो 0 लिखिए, 2as तो 2 गुने a का वैल्यू कहाँ, तो सर 5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और गुने s, तो s तो हमें पता ही नहीं, s ही निकालना है तो s लिख लेंगे। अब आप बताइए एक काम कि 50 के स्क्वायर को हम 50 गुने 50 लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे? यस लिख सकते हैं। ये 2 गुने 5 ही होगा क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये s है तो s लिख लेंगे। अब काटने तो आपको आता होगा, 2 से 50 में भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा सर? 25 होगा। फिर 5 से अगर 50 में भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग तो s बराबर कौन सा सर? s बराबर आपको मिल गया 25 गुने 10, 25 गुने 10, तो आप बोल सकते हैं कि s का जो वैल्यू है 250 हो गया, 250 मीटर हो गया। तो यही आपके फाइनल आंसर है, 250 मीटर कहीं यहाँ पे सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने मात्र 10 क्वेश्चन किया है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अगले क्लास में इसके और ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी इस क्लास को ज़रूर जो है अगर सीखना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन को फिर से एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। मिलेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGRS स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।